एक बार पुनः आप सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है। पहले टॉपिक में हम लोगों ने विभिन्न आयोग एवं समितियों के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 1986 तक अध्ययन कर चुके थे। आइए अब उसके आगे का पार्ट देखते हैं। राममूर्ति समीक्षा समिति। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 1990 में एक समिति गठित की गई थी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में प्रायः ये होता है कि जैसे ही सरकारें बदलती हैं तो कई सारी नीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम बदल दिए जाते हैं। वैसा ही कुछ इस शिक्षा नीति के साथ भी हुआ कि 1990 में सरकार बदली थी, उसके कारण ये नई शिक्षा नीति के सुधार के लिए एक नई समिति गठित की गई थी। प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ सिंह ने 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु रिव्यू करने के लिए कि नहीं, जो ये 1986 की नई शिक्षा नीति है, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इसके लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और मुख्य रूप से इस समिति को जो 3 दायित्व सौंपे गए थे या जो 3 कार्य थे वो इस तरह से थे, जिसमें पहला कार्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसकी समीक्षा करना, यानी उसके गुण दोषों का पता लगाना। दूसरा बिंदु था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की नीति में जो संशोधन है उसके लिए सुझाव देना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित नीति के क्रियान्वयन हेतु भी सुझाव देना। और ये समिति ने काफ़ी विस्तृत अध्ययन के बाद जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को तत्कालीन, उस रिपोर्ट का नाम था प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, टुवर्ड्स एन इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। इस शीर्षक से 26 सितंबर 1990 को 16 अध्यायों में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो राममूर्ति समिति थी ये एक केवल खाना पूर्ति की थी। इसने कोई बहुत नया शैक्षिक परिवर्तन या दस्तावेज या नीतिगत बात नहीं की थी, सिवाय 1-2 बातों के, जिसमें इसने ये था कि नहीं, जो नवोदय विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसने सिफारिश की थी कि इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए इस नवोदय विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, और साथ ही अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना। ये इसके 2-3 प्रमुख बड़े सुझाव थे। लेकिन फिर वही चीज़ हुआ कि बाद में सरकार बदल गई, पुनः कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई, जिसके कारण इस समिति की रिपोर्ट पर कोई विशेष विचार नहीं किया गया। और पुनः उसके बाद जब नई सरकार आती है तो 1992 में एक नई समिति गठित की जाती है, जिसे हम जनार्दन रेड्डी समिति कहते हैं। यानी 1986 के बाद एक समिति गठित की गई थी उसकी समीक्षा के लिए, जिसे आचार्य राममूर्ति समिति कहते हैं। और पुनः सरकार बदलने के कारण 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए ही एक और समिति सरकार बदलने से गठित की गई, जिसे जनार्दन रेड्डी समिति कहते हैं। और ये जनार्दन रेड्डी समिति जो है, सत्ता में जो कांग्रेस सरकार आई थी तत्काल, उसने 1986 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और साथ ही जो शिक्षा की तत्कालीन समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी इसे दिशा निर्देशित किया गया कि नहीं, 1986 के शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ उस समय जो देश में शिक्षा के क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी इसको गठित किया गया था। तो मुख्य रूप से इस समिति ने भी वही शब्दों का एक जाल बुना, बहुत कुछ ठोस ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं आया, बस वही रिपोर्ट आई कि ये हुआ, ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, वही कमियां और दोष और उसकी सामने लाई गई। मुख्य रूप से इसने 2-3 बिंदुओं पे, जिसको आप कह सकते हैं कि नया कुछ कहा, वो ये था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो पहले प्राथमिक स्तर पर था, अब उसको उच्च स्तर पर लागू करने की बात की जनार्दन रेड्डी समिति ने कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है उसको अपर प्राइमरी लेवल पर भी लागू किया जाए। और दूसरा जो था, उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की जो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण होता है उसको डायट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ही कराया जाए। और तीसरी जो एक बात थी वो ये थी कि राममूर्ति समिति और जनार्दन समिति, इस दोनों समिति के रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सरकार ने एक नई शिक्षा नीति
बनाई, जिसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 1992 में लागू गई थी कहते हैं। तो एक आध सवाल कभी कभी यहाँ से भी पूछ देता है। हालांकि ये कोई नई शिक्षा नीति नहीं है, ये जो दोनों कमेटियाँ थी, आचार्य राममूर्ति समिति और जनार्दन रेड्डी समिति, उन्होंने जो सिफारिश किया था उसके आधार पर जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें कुछ संशोधन लागू किए गए थे। इसके आधार पर इसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि 1992 में लागू की गई थी कहते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय, उसमें कम से कम 3 बड़े कमरों और 3 शिक्षकों की व्यवस्था है। जो उसके पहले 1986 में बात थी वो कम थी, 2 कमरों और 2 शिक्षकों की व्यवस्था थी। अब उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया कि नहीं, ब्लैक बोर्ड योजना के तहत कम से कम प्रत्येक विद्यालय में 3 बड़े कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था हो। साथ ही इस नीति ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में जब भी अध्यापकों की नियुक्ति हो तो कम से कम 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये इसकी 2-3 मुख्य सिफारिशें थी। और पुनः उसी के बाद इस जो संशोधित शिक्षा नीति थी इसके क्रियान्वयन के लिए एक योजना बनाई गई, जिसको प्लान ऑफ एक्शन 1992 यानी 1992 की क्रियान्वयन योजना कहते हैं, उसके नाम से दिया गया। और उसमें जो कुछ मुख्य बातें की गई वो ये है कि जो 1986 की कार्य योजना थी उसमें कुल 24 भाग थे, और जबकि ये जो 1992 की कार्य योजना होगी इसमें 23 भाग हो, यानी इसमें से एक भाग को हटा दिया गया। एकमात्र परिवर्तन हुआ प्लान ऑफ एक्शन में कि 24 भाग की बजाय 23 भाग कर दिया गया। साथ ही विशेष जो फोकस दिया गया वो दिया गया कि सामाजिक न्याय और समाज में समानता स्थापित करने के लिए नारी शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, इन सारे क्षेत्रों पर विशेष बल देने की बात की गई थी ये प्लान ऑफ एक्शन में। फिर उसके बाद एक जो आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना जरूर है, वो है नई शिक्षा नीति 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कुछ इसके तथ्यात्मक बिंदु इस प्रकार हैं। ये जो समिति गठित की गई थी इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो थे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 में एक समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित की गई। तो जो अध्यक्षता थी वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की समिति ने किया था, और इसने जो सुझाव दिए या जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, सुझाव न करके इसको ये कह सकते हैं कि एक विमर्श शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुत किया कि नहीं हमारे देश में किस तरह की शिक्षा की योजनाएं चलेगी और नीतियाँ चलेंगी। वो इस प्रकार है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD को बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और दूसरी जो इसकी बात थी वो ये थी कि वर्तमान अब तक जो हमारी स्कूली व्यवस्था चल रही थी, स्कूल एजुकेशन 10+2 वाली की 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, फिर 2 साल की अपर माध्यमिक या उसको उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक कहते हैं, 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 साल के बच्चों के लिए अब 5+3+3+4 कर दिया गया। पहले जो था वो 6 से 18 वर्ष के लिए था स्कूली शिक्षा, अब ये 3 से हो गई, यानी इसकी लकीर को 3 साल और नीचे ले जाया गया। और अब जो ढांचा शिक्षा का अपनाया गया है, जिसको अपनाने की बात की गई है 2030 तक इस नीति को पूरी तरह से क्रियान्वित होना है देश में, तो उसमें जो ढांचा है वो 5+3+3 का है। थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में हम जान लें। ये जो 5 साल का पहला जो इसका ढांचा है, 5 साल की जो शिक्षा है उसमें ये फाउंडेशन नाम दिया गया इसको, आधारभूत ढांचा। नीचे से आप देखें फाउंडेशन इसको कहा गया। यह फाउंडेशन जो है इसमें 3 ईयर पे बच्चे प्रवेश करेंगे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल बोर्ड में, और उसके बाद वह कक्षा जिसके आप कह सकते हैं कि नर्सरी और LKG UKG ये शिक्षा ग्रहण करेंगे 3 साल की। और फिर उसके बाद थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो रुक गया था। तो ये जो 5+3+3+4 ईयर की जो ढांचा है, स्ट्रक्चर, इसको हम पढ़ रहे थे। जो 5 ईयर का है जिसका नाम दिया गया फाउंडेशन, उसको 2 भागों में बांटा गया है।
3 ईयर और 2 ईयर। 3 ईयर की जो शिक्षा होगी आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के माध्यम से होगी, जिसको आप कह सकते हैं कि नर्सरी, LKG और UKG। फिर उसके बाद जो 2 साल की शिक्षा है कक्षा 1 और 2 की है। तो एक तरह से फिर उसके बाद जो दूसरा आता है वो प्रिपरेटरी स्टेज आती है। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की है, जैसे 5+3, 3 के बाद प्रिपरेटरी आएगा जो कक्षा 3 से 5 तक का है और 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। और तीसरा जो फिर आता है वो मिडिल के लिए आता है, वो भी 3 साल का है और 6 से 8 तक की कक्षा के लिए है, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और चौथा जो सबसे लास्ट है सेकेंडरी, वह 4 साल का है, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, जिसमें उम्र बच्चों की होगी 14 से 18 साल तक। तो ये नया ढांचा है 5+3+3+4 का। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसे ECC कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन चारों मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा। और जो इसकी मुख्य बात है यानी P2020 की, वो ये है कि कक्षा 6 से ही अब व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। कक्षा 6 के स्तर से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की तरफ उन्मुख किया जाएगा कि वो उनको किसी रोजगार से जोड़ के शिक्षा दी जाए। और साथ ही इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाए कि जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के बाद होता है कि करने के बाद कुछ दिन का 1 मंथ, 2 मंथ, 6 महीने, साल भर का एक इंटर्नशिप कोर्स होता है, वो तो 6 से अब होगा कि 6 से ही कक्षा व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, जो भी उनके उम्र और समय के अनुसार से कोई व्यवसाय है, और इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एक और बड़ा सुझाव है कि 2030 तक अध्यापक बनने के लिए अध्यापन हेतु 4 साल की B.Ed डिग्री अनिवार्य की गई है, जिसको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BLED कहा गया, यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एक तरह से कह सकते हैं BA B.Ed की ये डिग्री संयुक्त रूप से होगी। आप स्नातक भी होंगे प्लस अध्यापन की भी डिग्री आपके पास होगी। तो 2030 तक ये 4 साल के B.Ed डिग्री की बात, अभी इसके लिए सारे ढांचे खड़े करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, बात की गई थी। उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें की गई थी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को, जो वर्तमान में 26.3% है, इससे बढ़ाकर 50% तक करना है। और साथ ही जो स्नातक में अभी चलता था कि 3 साल का 4 साल का जो स्नातक होता था, ऑनर्स कोर्स या पास कोर्स होता था, तो उसमें होता था कि या तो आपको डिग्री मिलती थी या आप बैक हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री सिस्टम लाया गया है कि अगर आप स्नातक में करते हैं, 1 साल बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, यानी 1 साल की वो समय जो है आपका बर्बाद नहीं जाएगा। 1 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी, 2 साल के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष बाद आप स्नातक, और 4 साल बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री आपको मिलेगी। यानी अगर आपने 2 वर्ष का एडवांस डिप्लोमा किया है तो फिर आप चाहें तो तीसरे वर्ष से शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात इसकी कही है। साथ ही एक और जो इसमें अहम बात की गई वो कि चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय, जिसका नाम भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई है। और साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि अलग अलग जो विषयों की दीवारें हम लोगों ने खड़ी कर ली है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, और अलग अलग विषयों में जो बांट के कि इस विषय के साथ आप ये नहीं ले सकते, इसके साथ साइंस वाला आर्ट नहीं पढ़ सकता, इन सबको भी समाप्त करने की बात की गई है कि नहीं, कोई भी बच्चा किसी भी स्तर पर कोई भी विषय लेके पढ़ सकता है। तो उसके लिए भी IIT और IIM के समकक्ष जो है बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, जिसमें साइंस और कला, वाणिज्य, अलग अलग जितने सारे कोर्स हैं सबको मिला के एक कंबाइंड ऐसा चलेगा कि जिसमें विषय की कोई बाध्यता ना हो, कि फिजिक्स के साथ आप चाहें तो कोई और विषय ले लें, हिंदी के साथ चाहें तो आप केमिस्ट्री ले लें। इस तरह का एक विषयों में आपसी समन्वय होगा कि
ज्ञान चूँकि एकीकृत होता है और सारे विषयों को एक समावेशी रूप से एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से संस्थान खड़े करने की बात की गई है। तो इस तरह से ये आज की वीडियो के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। और इसके बाद आप लोगों को ये जो 2 वीडियो हो गए हैं, आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे कि नहीं, किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या है, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा स्पष्ट आएगी। धन्यवाद।